Good afternoon, friends. In last lecture, we have seen how to prepare alcohols. Today, we are going to study certain reactions, that is their chemical properties. Okay? तो देखिए दोस्तों, आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। लेकिन दोनों अलग अलग तरह का बिहेवियर दिखाते हैं। आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, अल्कोहल इज न्यूट्रल वाइल फिनॉल इज वीकली एसिडिक। फिनॉल वीकली एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। एंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस आप क्या कर सकते हो, फिनॉल को अटैच हुआ जो OH है उसका H आप निकाल सकते हो वहाँ से, एंड दैट्स वाई फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक। फिनॉल इज एबल टू डोनेट H+। अल्कोहल इस तरह से H+ नॉर्मल कंडीशन में नहीं देता, तो उसे हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, लेकिन फिनॉल को हम वीकली एसिडिक बोलेंगे। ठीक है। लेट अस डिस्कस अबाउट esterification रिएक्शन। देखिए, esterification, what does it mean? It means how to prepare esters. Esterification is a reaction in which esters are prepared. Esterification, the reaction between alcohol or phenol with carboxylic acid to form ester is called esterification. So for 1 mark they may ask us this particular question: what is esterification? It is the reaction between alcohol or phenol with a carboxylic acid to form an ester is called esterification. अब देखिए, जो esterification है, it needs a presence of sulfuric acid. Here they have mentioned concentrated sulfuric acid is needed. Now why is it needed? देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड के इस रिएक्शन में 2 फंक्शंस हैं। पहला तो इट बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट, और सेकेंडली एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपकी ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन इनिशिएट करने का काम सल्फ्यूरिक एसिड करेगा, और रिएक्शन के दरम्यान जो वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होगा उसे एब्सॉर्ब करने का काम भी वो करेगा। और यदि आप ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं करते हो तो रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। स्टेरिफिकेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है इन एब्सेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन यदि सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट रहता है तो रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देखिए, यहाँ पे रिवर्सिबल एरो दिखाया है। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आपका रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो दे हैव फर्स्ट गिवन हियर जनरल रिएक्शन ROH अल्कोहल एंड एसिड, विच एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटीज है। क्या 2 पॉसिबिलिटीज है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी इट इज दैट H ऑफ एसिड कंबाइंस विथ OH ऑफ अल्कोहल टू गिव वाटर। तो वाटर निकल जाएगा यहाँ से, और ये जो आपका R बचा है यहाँ पे, इट गेट्स लिंक टू O, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ROCO दैट इज ईस्टर प्लस वाटर। वाटर यहाँ से आया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे वाटर 2 तरह से आप जनरेट कर सकते हो। एक तो एसिड से H लिया, अल्कोहल से OH। ऐसा भी हो सकता है कि हम अल्कोहल से H लेंगे और एसिड से लेंगे OH। इस कंडीशन में भी वाटर रिमूव होता है, प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा, RCO ROCOR दैट इज ईस्टर प्लस वाटर। देखिए, फिनॉल के साथ भी सिमिलर रिएक्शन होगा, क्योंकि फिनॉल और अल्कोहल में क्या चेंज है? R यहाँ पे R है, यहाँ पे AR है। AR यानी एरोमेटिक न्यूक्लियस। सेम फैशन में रिएक्शन होगा।
तो यदि इसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, then you have to write first its definition, the reaction between alcohol or phenol with a carboxylic acid to form an ester is called esterification. उसके बाद आपको इन दोनों में से एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा, इधर फर्स्ट या सेकंड। और क्या पूछ सकते हैं इस रिएक्शन के ऊपर, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज द एक्शन ऑफ इथेनॉल ऑन एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस R के जगह पे आपको CH3 लेना पड़ेगा। यहाँ ये जो R है पर्टिकुलर, उस R के जगह पे यदि आप मिथाइल ले तो व्हेन वी रिप्लेस R ग्रुप बाय मिथाइल CH3 व्हाट वी गेट इज हियर मिथेनॉल मिलेगा, मिथेनॉल, और यहाँ मिलेगा एसिटिक एसिड। तो इन दोनों R की जगह पे CH3 आएगा। तो देखिए केमिस्ट्री में उन्होंने आप इस पर्टिकुलर आपके टॉपिक में क्या किया, हर जगह पे R यूज़ किया है, तो पर्टिकुलर एग्जांपल्स नहीं दिए है, वो आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको R की वैल्यू मिथाइल इथाइल से रिप्लेस करनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, और उस हिसाब से वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखिए अभी सेकंड में नंबर 2 में AR के जगह पे यदि बेंजीन रिंग होगी तो वो होगा फिनॉल, और यहाँ R की जगह पे मिथाइल होगा तो होगा एसिटिक एसिड। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एसिटिक एसिड ऑन फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको ये पर्टिकुलर रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। AR का वैल्यू आएगा बेंजीन और R डैश के जगह पे आएगा मिथाइल, और उस हिसाब से उसका नेमिंग करना पड़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन एंड गिव वन एग्जाम्पल। नाउ फर्दर दे हैव मेंशन that alcohols and phenols react with acid anhydrides in presence of acid catalyst to form ester। तो देखिए अभी हमने एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करके फिनॉल और फिनॉल यूज़ करके ईस्टर बनाया। अब क्या चेंज करेंगे, एसिड की जगह पे हम यूज़ करेंगे एनहाइड्राइड। अब भाई एनहाइड्राइड क्या चीज़ है, एनहाइड्राइड इज अ कंपाउंड विच इज़ डिवॉइड ऑफ वाटर या विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हो और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हो तो आपको एनहाइड्राइड मिलता है। तो ये एनहाइड्राइड अपने एसिड से बनाया, तो इसे देखिए एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे, RCOO। यहाँ इस जगह पे यदि H होता तो हम उसे एसिड बोलते, लेकिन यहाँ पे क्या है COR है, तो आपका ये एनहाइड्राइड बना। रिएक्शन सेम फैशन में होगी, यानी क्या होगा देखिए, बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक हो सकता है, यहाँ पे व्हेन वी हीट अल्कोहल और फिनॉल विथ एनहाइड्राइड, तो ब्रेकिंग कहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए ये R ग्रुप आपको कहाँ पे चाहिए, ये अटैच हुआ यहाँ पे R डैश, और ये R कहाँ पे आया देखिए, ये O को अटैच हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ARO है कहाँ जाना चाहिए, तो ब्रेक होगा यहाँ पे। देखिए 2 तरह से आप ब्रेकिंग दिखा सकते हो। सपोज ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ तो क्या मिला देखिए आपको, RCOO R डैश, और यहाँ पे क्या मिलेगा, R डैश COOR। यानी यहाँ क्या होने वाला है देखिए, अभी आपको बाय प्रोडक्ट, अब वाटर नहीं मिलेगा, आपका बाय प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा एसिड। अब देखिए क्यों बाय प्रोडक्ट एसिड आएगा, क्योंकि ये क्या बचा हुआ है देखिए, ये जो एंटिटी बची यहाँ पे R डैश COO, इससे ये अटैच होने वाला है, तो R डैश COOH यानी आपको मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम इज द केस हियर, R डैश COO और AH, तो आपको मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ भी उन्होंने हमें क्या दिया है, जनरल रिएक्शन दिया है। इसका स्पेसिफिक एग्जांपल में हम कैसे कन्वर्शन करेंगे, R की वैल्यू हम लेंगे मिथाइल। यदि मैं यहाँ मिथाइल लेता हूँ तो ये होगा मिथाइल अल्कोहल। R डैश दोनों की जगह पे मैं मिथाइल लेता हूँ तो होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये 2 R और R डैश के जगह पे भी आएगा CH3COOCH3, यानी मिथाइल एसिटेट बनेगा, और R डैश के जगह पे मिथाइल आया तो एसिटिक एसिड। समझ रहे हो ना आप, यही यहाँ भी सेम केस आएगी। R डैश की वैल्यू मिथाइल या इथाइल और AR की जगह पे बेंजीन रिंग, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए दोस्तों, फिनाइल एसिटेट मिलेगा। AR की जगह पे आपकी बेंजीन रिंग आएगी तो उसे हम बोलेंगे फिनाइल। तो
ये स्टरीफिकेशन रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपको इसे सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा और इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए यही रिएक्शन आगे उन्होंने एक्सटेंड किया है कि हमने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करके ईस्टर बनाया, बाद में एसिड हाइड्राइड यूज़ किया, अब यूज़ किया है एसिड क्लोराइड। ये जनरल फॉर्मूला एसिड क्लोराइड का R-COCl एसिड क्लोराइड। स्टार्टिंग मटेरियल हमारा सेम ही है, इधर अल्कोहल और फिनॉल। व्हेन वी ट्रीट अल्कोहल विथ एसिड क्लोराइड, H of alcohol combines with Cl of acid chloride to give HCl। देखिए यहाँ पे HCl मिला है और आपका ये RO ग्रुप है, उससे को अटैच होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा R-COR, दैट इज ईस्टर। Same is the case with phenol. When we treat phenol with acid chloride, H of phenol combines with Cl of acid chloride to give HCl। आपका ये जो ARO ग्रुप बचा वो अटैच होगा कार्बन को, ये यहाँ से जाएगा यहाँ पे, तो प्रोडक्ट मिला R-COOR OAR, दैट इज अगेन ईस्टर। तो देखिए इस तरह से हम ईस्टर्स बना सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर ईस्टर्स बाय आइदर ट्रीटिंग अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल विथ एसिड एनहाइड्राइड और अल्कोहल विथ एसिड क्लोराइड। तीनों रिएक्शंस आपको स्टडी करने पड़ेंगे, तीनों पे क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, एसेटिल डेरिवेटिव्स, यानी हमें स्टरीफिकेशन ही रिएक्शन स्टडी करना है, लेकिन एक स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया है। डायरेक्ट मैं रिएक्शन के ऊपर आता हूँ। देखिए यहाँ पे उन्होंने एक एसिड यूज़ किया है जिसका नाम दिया है सैलिसिलिक एसिड। देखिए फिनॉल का डेरिवेटिव है ना, ये फिनॉल ही आपका, क्या चेंज है, सिर्फ यहाँ एक COH ग्रुप बढ़ा है विच इज़ डायरेक्टली लिंक टू बेंजीन रिंग, तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड है। इसका रिएक्शन क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड से। देखिए CH3CO COCH3 यानी एसिटिक एनहाइड्राइड। स्टरीफिकेशन रिएक्शन है, इसीलिए H+ यूज़ किया, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये जो आपका फिनॉलिक में OH ग्रुप है इसमें से H निकल जाएगा। अब किससे कंबाइन होगा, वो ए अटैच होगा CH3COO को, इस पर्टिकुलर पार्ट को अटैच होगा। देखिए CH3COO और ये H, ये दोनों ने कंबाइन होकर आपको दिया CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। और बचा क्या आपका CH3 दैट इज एसिटिल ग्रुप। ये एसिटिल ग्रुप H के जगह पे जाकर अटैच होगा, तो देखिए OCOCH3 एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे ईस्टर लिंकेज डेवलप हुआ। देखिए इसका एक केमिकल, एक पॉपुलर नेम दिया है, एक जेनेरिक मेडिसिन है, कौन सा, एस्पिरिन। तो देखिए एस्पिरिन प्रिपेयर करने के लिए हम स्टरीफिकेशन रिएक्शन यूज़ करते हैं, और कौन सा एसिड यूज़ करते हैं उसमें, सैलिसिलिक एसिड, और एनहाइड्राइड कौन सा यूज़ करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका मतलब हुआ ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुई। दे मे आस्क अस हाउ एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड, तो आपको ये पर्टिकुलर रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला आप याद रखो, एसिडिक एनहाइड्राइड को, और ये बात में नहीं भूलनी कि आपको एरो के ऊपर H+ लिखना है। देखिए केमिस्ट्री में जब भी एरो के ऊपर कुछ कंडीशन आता है तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है, कंडीशन कैरीज हाफ मार्क। इफ रिएक्शन केमिकल इक्वेशन इज फॉर 1 मार्क, देन कंडीशन को कितने मार्क्स रहेंगे, हाफ मार्क्स। यदि आप भूलते हो कंडीशन, रिएक्शन सही लिखने के बाद भी आपको उसका फुल वेटेज नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि केमिकल इक्वेशन में कंडीशन को हाफ मार्क रहता है। तो ये एस्पिरिन प्रिपरेशन का रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखना है। तो देखिए अभी हमने स्टरीफिकेशन स्टडी किया, तो इसमें एक बात आपको याद रखनी है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि ये देखिए ये जो ग्रीन रेक्टेंगल है उसमें दिखाया मैंने कि अल्कोहल का OH और एसिड का H कंबाइन होने की एक पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है अल्कोहल का H जो येलो रेक्टेंगल दिख रहा है और एसिड का OH। दोनों केसेस में वाटर जनरेट होता है और प्रोडक्ट भी सेम मिलता है। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि एक्चुअली किस तरह से ब्रेकेज होता होगा।
तो एक किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, एक ट्रेसर टेक्निक रहता है जिसमें आइसोटोप यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन का, और वो यूज़ करके वो फाइंड आउट करे थे कि एक्चुअल ब्रेकिंग किस तरह से हुई, ये अल्कोहल ने एच डोनेट किया था या एसिड ने। तो टाइम बिंग आप इतना ही याद रखो कि एस्टरीफिकेशन में अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है उसमें से एच निकल जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल से ओ एच। तो जो येलो रेक्टेंगल में मैंने दिखाया ना जो ब्रेकिंग, वो एक्चुअल ब्रेकिंग है। एच ऑफ अल्कोहल कंबाइंस विथ ओ एच ऑफ एसिड टू गिव वाटर मॉलिक्यूल, तो आपको ये वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। और आप किस तरह से ये फाइंड आउट करेंगे, आइसोटोपिक टेक्निक यूज़ करेंगे हम, आइसोटोपिक टेक्निक, नॉट ट्रेसर। मैंने ट्रेसर वर्ड यूज़ किया था, आप उसे आइसोटोपिक टेक्निक बोलेंगे। ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप यूज़ करेंगे हम, और वो यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल अल्कोहल ने H+ दिया, H दिया था या एसिड ने। तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल से H निकल जाता है और एसिड से जाता है OH। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल्स। देखिए अब तक हमने जो रिएक्शंस अभी स्टडी की उसमें O और H में के दरम्यान का बॉन्ड ब्रेक होता था। अब हम रिएक्शन जो स्टडी करने वाले हैं उसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अलग रिएक्शन मिलेगी। यानी अब हम जो रिएक्शन स्टडी करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन टाइप के रिएक्शंस होंगी ज़्यादातर। तो पहली रिएक्शन कौन सी दी है, देखिए रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। ये तो रिएक्शन रिपीट हुआ, कहाँ पे स्टडी किया था हमने, हैलोजन डेरिवेटिव में स्टडी किया था। व्हेन वी ट्रीट अल्कोहल विथ HX गिव्स RX प्लस वाटर। तो ये रिपीटेड रिएक्शन है, आपको स्टडी करनी है हैलोजन डेरिवेटिव से, जो मैंने पहले डिस्कस की है। देखिए सेकंड रिएक्शन भी रिपीटेड रिएक्शन है, उसी टॉपिक में से है, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स PX3 एंड PX5। यहाँ पे हमने PCl5 यूज़ किया था पर्टिकुलरली, और PX3 में हमने 3 हैलाइड्स यूज़ किए थे, PCl3, PI3 एंड PBr3। तो वो भी रिपीटेड रिएक्शन आप वहाँ से स्टडी करो। थर्ड इसमें आया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन्स, ये तो 11th का रिएक्शन है। और इसमें एक सेडजेप रूल है जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, आपको याद होगा हमने 2 रूल स्टडी किए थे 11 में, एक था मार्कोनिकोव्स रूल और एक था सेडजेप्स रूल। आपको याद रखना है आपका जो सेडजेप रूल है वो आप कहाँ पे अप्लाई करते हो, सेडजेप रूल इज एप्लीकेबल टू इलिमिनेशन रिएक्शंस एंड मार्कोनिकोव्स रूल इज एप्लीकेबल टू कौन सी, एडिशन रिएक्शंस। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहती है। एडिशन रिएक्शन करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट का एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे तो आपको स्टार्टिंग मेटल मिलेगी। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल यहाँ दिया है, ये 11 में स्टडी किया हुआ एग्जांपल है, हम रिपीट करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, देखिए राइट द रिएक्शन showing major and minor products form on heating butanol with concentrated sulfuric acid। तो यहाँ butanol का फॉर्मूला लिखा है CH3 CHOH CH2 CH3। अब देखिए कुछ बातें, कुछ चीज़ें और कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी जो हमने 11 में पढ़ी थी। ये जो आपका कार्बन है इसे हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। अब भाई इसे अल्फ़ा कार्बन क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसे OH ग्रुप अटैच है। जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। कार्बन नेक्स्ट टू द अल्फ़ा इज बीटा। तो देखिए ये आपका C अल्फ़ा कार्बन था, तो ये पर्टिकुलर कार्बन बीटा बना। अब ये भी नेक्स्ट है तो ये भी बीटा, तो इस कंपाउंड में 2 बीटा कार्बन है। और जब भी आप एलिमिनेशन करते हो तो अल्फ़ा कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप निकलता है और बीटा से हाइड्रोजन निकलता है। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ है, यदि कार्बन नंबर 3 से, यानी यहाँ से देखिए जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, यदि यहाँ से H निकल जाता है तो OH और H कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। एंड ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड डेवलप्स बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बना, तो आपको ये ब्यूटेन मिला। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कार्बन नंबर 1 से हम H रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से H रिमूव करते हो तो डबल बॉन्ड डेवलप होगा कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच, तो ये सेकंड कंपाउंड मिलेगा। तो भाई 2 कंपाउंड्स मिले। जब हम ब्यूटेनॉल का डिहाइड्रेशन करते हैं यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट वी गेट इज ब्यूटीन एंड ब्यूटोनिन।
अब इसमें मेजर कौन और माइनर कौन कौन बताएगा? सेट-जेप रूल बताएगा। सेट-जेप रूल में हमने क्या पढ़ा था? यदि आपके रिएक्शन के दरम्यान दो अलग अलग अल्किन्स प्रोड्यूस होते हैं तो जिस अल्कीन में सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज़्यादा होगी वो आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट यानी कौन? अल्काइल ग्रुप्स। तो देखिए, ये फर्स्ट कंपाउंड में यहाँ पे एक मिथाइल है CH3, ये दूसरा मिथाइल। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हुए? 2। अब सेकंड प्रोडक्ट में यहाँ तो CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो आपका फंक्शनल ग्रुप है। CH2 CH3 यानी एक ही हुआ, तो आपके ब्यूट 1 में एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और ब्यूट 2 में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो सेट-जेप का क्या कहना था? जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज़्यादा रहेगी वो अल्कीन मेजर आएगा, तो आपका ब्यूट 2 मेजर प्रोडक्ट है। देखिए, स्टेटमेंट कुछ अलग ही था। इस तरह से दिया था स्टेटमेंट सेट-जेप ने, इफ़ देयर इज पॉसिबिलिटी of removal of hydrogen atom from two different positions, then hydrogen is preferentially removed from that carbon atom which carries lesser number of hydrogen atoms. जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ से हाइड्रोजन प्रेफरेंशियली रिमूव होगा। इसका मतलब हमारे इस कंपाउंड में कार्बन नंबर 3 से होगा। यदि कार्बन नंबर 3 से H रिमूव होता है तो प्रोडक्ट मिलता है ब्यूटीन, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या 2 आती है, तो वो मेजर। कार्बन नंबर 1 से रिमूव करते हो तो वहाँ हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो प्रेफरेंशियली वहाँ से हाइड्रोजन नहीं रिमूव होगा और प्रोडक्ट हमें माइनर मिलेगा जहाँ सब्स्टिट्यूएंट की संख्या 1 आएगी। तो देखिए, अभी ये सब पॉइंट्स रिपीटेड पॉइंट्स है, 11th और कुछ 11th में से है और कुछ टॉपिक नंबर अपने जो हैलोजन डेरिवेटिव स्टडी किया था उसमें से, तो आप वो रिवाइज करेंगे। देखिए, और एक एग्जांपल दिया है, वो भी हम चेक करते हैं। राइट एंड एक्सप्लेन रिएक्शन टू कन्वर्ट प्रोपेन-1-ऑल इनटू प्रोपेन-2-ऑल। ठीक है भाई, देखेंगे क्या करना पड़ेगा। दिस इज प्रोपेन-1-ऑल, कार्बन नंबर 1 को OH अटैच, तो ये प्रोपेन-1-ऑल हुआ। प्रोडक्ट मिला डिहाइड्रेशन करने के बाद अल्कीन, सही है। यहाँ से H रिमूव करेंगे, यहाँ से OH रिमूव करेंगे और यहाँ से H, तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरम्यान आएगा। और अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, हाइड्रेशन करना पड़ेगा। इसमें आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते तो प्रोपेन-2-ऑल, ठीक है भाई। तो आसान रिएक्शन थी ये। प्रोपेन-1-ऑल का कन्वर्शन प्रोपेन-2-ऑल में करने के लिए पहले आपको प्रोपेन-1-ऑल का क्या करना पड़ेगा? डिहाइड्रेशन, और जो प्रोपीन मिलता है उसका हाइड्रेशन करना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो सेकंड पार्ट था रिएक्शन का, ये हाइड्रेशन रिएक्शन है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, और जो पहला पार्ट है वो डिहाइड्रेशन है। तो डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन ऐसा कॉम्बिनेशन करके हमने क्या किया? प्रोपेन-1-ऑल का कन्वर्शन प्रोपेन-2-ऑल में किया। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हमने पढ़ा था। क्या चीज़ होती है ऑक्सीडेशन? एज पर द क्लासिकल डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है अल्कोहल का। नाउ अभी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। देयर आर नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उस हिसाब से आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज करना पड़ेगा। उसके पहले आपको 2 जनरल स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। क्या है जनरल स्टेटमेंट्स? पहला जनरल स्टेटमेंट है प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव अल्डिहाइड्स। क्या बोला मैं? प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव अल्डिहाइड्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन्स। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, आप प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करते हो तो अल्डेहाइड बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो कीटोन बनेगा। अब प्राइमरी सेकेंडरी में अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, इसलिए वो रिएक्शन अलग अलग तरह से क्या होगी? प्रोसीड होगी। कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो? वी कैन यूज कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वी कैन
कैन यूज क्रोमिक एनहाइड्राइड, यहाँ फॉर्मूला दिखाई देखिए CrO3, क्या नाम दिया है इसका, क्रोमिक एनहाइड्राइड। और एक दिया है वहाँ PCC, ये क्या चीज़ है PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब उन्होंने बोला है कि हाउ अ बेटर रिएजेंट, कौन सा, ये PCC बेटर रिएजेंट है। अब इसे PCC को हम बेटर रिएजेंट क्यों बोलेंगे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके करते हो तो पहले तो अल्कोहल का कन्वर्शन अल्डेहाइड में होगा, अल्डेहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, तो अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन होकर फिर से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो हमें अवॉइड करना है। वो अवॉइड करने के लिए हमने PCC यानी पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज़ किया। तो जब आप पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज़ करते हो तो रिएक्शन इस अल्डेहाइडिक स्टेज पे स्टॉप होती है। जब आप अदर रिएजेंट्स यूज़ करेंगे जैसे पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्कोहल का कन्वर्शन पहले प्राइमरी अल्कोहल का अल्डेहाइड में होगा, फिर अल्डेहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। ये चीज़ अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है, PCC। यहाँ देखिए दिया है उन्होंने, वेन कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और प्राइमरी are used to oxidize primary alcohol, the oxidation does not stop at aldehydic stage, but the aldehyde formed is further oxidized to carboxylic acid containing same number of carbon atoms। यहाँ पे दिया है देखिए, टॉप पे रिएक्शन दिया उन्होंने वो RCH2OH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। देखिए ये जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है उसे हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, स्क्वायर ब्रैकेट भी लिखा तो भी चलता है। क्या होगा, CH2OH का कन्वर्शन होगा CHO में, फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे इसका तो वो कन्वर्शन होगा RCOOH में। अब इसे ऑक्सीडेशन क्यों बोलेंगे भाई, देखिए यहाँ पे पहले स्टेप में RCH2OH प्लस ऑक्सीजन एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बनेगा CHO। CH में एक एडिशनल हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो बनेगा RCOOH। तो पहले स्टेप में हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है, हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो ऑक्सीडेशन है, और सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन ही ऐड किया है तो ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है, व्हेन वी ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल्स यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट और नाइट्रिक एसिड, फर्स्ट aldehydes are formed and as aldehydes are more susceptible to oxidation they further oxidizes to carboxylic acids। ठीक है ना। अब उन्होंने और एक चीज़ यहाँ मेंशन की है, टर्शरी अल्कोहल्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज ऑन ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। उनका जो CC बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है एंड दे गिव मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक एडिशनल रिएक्शन याद यहाँ दिया है देखिए, ऑक्सीडेशन में ही हीटिंग विथ कॉपर, व्हेन वेपर्स of various types of alcohols are passed over hot copper, the following reaction observed। तो when we treat primary alcohol with and when we pass primary alcohol on hot copper it gets converted to RCHO, तो ये ऑक्सीडेशन ही हुआ। सेकेंडरी अल्कोहल का बनेगा कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल का क्या बनने वाला है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज है जो आपको याद रखना है। नॉर्मल ऑक्सीडेशन में हमने बोला था कि दे आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, but when we use copper tertiary alcohols are converted to alkenes। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखिए क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर 1 इथेनॉल, नंबर 2 प्रोपेंटोल, नंबर 3 2-methyl प्रोपेंटोल। तो इस सब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले सब रिएक्शन डिस्कस करते हैं और बाद में कुछ उसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, ये सब जनरल रिएक्शन फिनिश करता हूँ, उसके बाद हर एक रिएक्शन के 2-2 एग्जांपल्स में PPT में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि आप एक जनरल रिएक्शन पढ़ने के बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आप सॉल्व करने की कोशिश करो। यदि आप वो सॉल्व कर पाते हो तो इसका मतलब है कि आपको रिएक्शन अच्छी तरह से क्या हुई है, समझ में आई है।
Let us move to the next point, that is the reaction of phenols. Now this part is important क्योंकि फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कम से कम 2 मार्क के लिए क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। तो देखिए इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर जो रिएक्शंस हैं उसमें से 1-2 रिएक्शन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो ये सारे रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। अब याद रखने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ टाइम्स वो लिखेंगे। हम जिन बच्चों को रिएक्शन याद नहीं रहते उन्हें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइम्स रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे। 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, तो आपको रिप्रोड्यूस करने में आसानी होगी एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पहला रिएक्शन दिया है हैलोजेनेशन ऑफ फिनॉल। अब देखिए हैलोजेनेशन नई रिएक्शन है क्या? नहीं, इसके पहले हमने अल्केन का हैलोजेनेशन किया था। अब फिनॉल का करेंगे। हैलोजेनेशन में हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम। अब यहाँ हम फिनॉल के हाइड्रोजन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया है फिनॉल प्लस ब्रोमीन। अब देखिए फिनॉल में 2 ऑर्थो पोजीशंस है। देखिए ये एक आपकी ऑर्थो पोजीशन, उसके बाद ये 2 मेटा पोजीशंस और ये पैरा पोजीशंस। तो फिनॉल में ऑर्थो और पैरा पोजीशन रिएक्टिव रहता है, वहाँ क्या होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोफिल का अटैक होने की। तो आपका जो ब्रोमीन है वो कहाँ जाएगा, आइदर एट ऑर्थो पोजीशन और पैरा। और यदि रिएक्शन कंडीशन आप बढ़ाते हो तो तीनों जगह पे अटैच होगा। तो पहले रिएक्शन में उन्होंने वही दिखाया, ब्रोमीन गेट्स लिंक टू 2 ऑर्थो पोजीशंस एंड 1 पैरा। तो देखिए 3 जगह पर ब्रोमीन अटैच हुआ, तो यहाँ से हाइड्रोजन हमें रिप्लेस किया है। ये जो कार्बन आइटम्स है यहाँ पे हाइड्रोजन भी रहता है जो हम नहीं दिखाते। तो आपने यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिमूव किए, 3 Br से वो कंबाइन होकर उन्होंने बनाया 3HBr और ये आपको मेन प्रोडक्ट मिला। अब इसे नाम क्या देंगे, देखिए जिस कार्बन को OH अटैच हो आपका कार्बन नंबर 1, अकॉर्डिंगली 2, 3, 4, 5, 6। तो 246 पोजीशन पे ब्रोमीन आया है, तो 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये इसका IUPAC नेम बना। तो व्हेन वी ट्रीट फिनॉल विथ एक्वियस ब्रोमीन, देखिए यहाँ क्या लिखा है, एरो के ऊपर वाटर लिखा है, तो ये एक्वियस ब्रोमीन यूज़ किया है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जाम में वो पूछेंगे व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एक्वियस ब्रोमीन ऑन फिनॉल, तो प्रोडक्ट आपको ये लिखना पड़ेगा 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। केमिस्ट्री में आप जब भी सॉल्वेंट चेंज करते हो प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। अब देखिए सेम रिएक्शन दिया है आगे, क्या चेंज किया है इस रिएक्शन में, इंस्टेड ऑफ वाटर CS2 इज यूज्ड। ये CS2 आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आप क्लोरोफॉर्म यूज़ कर सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब सॉल्वेंट चेंज किया है तो प्रोडक्ट चेंज होगा, क्योंकि आपका CS2 CCl4 या CH3 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, उनकी पोलैरिटी कम है, दे आर लेस पोलर देन वाटर, वाटर हाईली पोलर है। तो अब क्या होगा, ब्रोमीन एक तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या पैरा, तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक्वियस ब्रोमीन यूज़ करोगे तो तीनों जगह पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। यदि आप CS2 यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हो तो आइदर यू विल गेट ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैरा, और बोथ मिलेंगे, लेकिन मेजर मिलेगा पैरा प्रोडक्ट। हमेशा आपका पैरा प्रोडक्ट ज़्यादातर मेजर आता है क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप अपार्ट्स रहते। देखिए OH और Br दोनों एक दूसरे से दूर है, तो वो स्पेस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है प्रोडक्ट की। ऑर्थो में क्या होगा, देखिए OH और Br एक दूसरे के नज़दीक है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और उस रिपल्शन के कारण आपके फिनॉल का, उस प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कम होगा, एंड दैट्स वाई पैराब्रोमोफिनॉल इज मेजर। नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन यानी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप इज नाइट्रेशन। देखिए यहाँ पे नाइट्रिक एसिड दिया है HONO2, तो क्या होगा, ऑर्थो से H और नाइट्रिक एसिड का OH दोनों कंबाइन होंगे, वाटर निकल जाएगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 अटैच होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन पैरा पोजीशन से और OH नाइट्रिक एसिड से वाटर बना, तो ये NO2 अटैच हुआ पैरा पोजीशन। तो देखिए अब यहाँ क्या मिला, हमें 2 प्रोडक्ट्स मिले, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ किया है, कुछ भी मेंशन नहीं है ना यहाँ पे, तो ये डाइल्यूट है।
आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ किया, डाइल्यूट यानी उसमें वाटर का कुछ परसेंट प्रेजेंट है, 60 to 70% उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो वो डाइल्यूट बना एसिड। यदि आप सेम रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करते हो, देखिए यहाँ पे आर लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, दोनों यूज़ करिए, तो क्या होगा, आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस, जो NO2 वहाँ पे जनरेट होगा उसका वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और वो बढ़ने के कारण फिनॉल में 3 पोजीशन पे नाइट्रेशन होगा, अर्थ और पैरा पे। तो ये प्रोडक्ट मिला हमें 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। उसका पॉपुलर नेम है पिक्रिक एसिड। ये तो पिक्रिक एसिड बना, देखिए। तो देखिए जो ये पिक्रिक एसिड वाली रिएक्शन है ना, ये बहुत बार पूछे एग्जाम में, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। ये पूरा इस स्लाइड के ऊपर जो भी रिएक्शंस है उसमें से कम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 रिएक्शन एग्जाम में आएंगे, तो ये रिएक्शन आप बार बार लिखो। उसके क्वेश्चंस का फॉर्मेट आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वो एक बार चेक करो। अब देखिए नाइट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन फिनॉल। डाइल्यूट पूछा तो पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, कौन सी, ये वाली, और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बोले तो दूसरी। कभी कभी वो बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, व्हाट इज द एक्शन ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऑन फिनॉल। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या चीज़ है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बोथ कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस तरह से रिएक्शन होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सल्फोनेशन। अब देखिए सल्फोनेशन वर्ड यूज़ किया है तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे, ये आपका फिनॉल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें पता है कि फिनॉल में आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है एक तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होता है या पैरा पोजीशन पे। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ स्प्लिट करके लिखा है HOSO3H, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से हम OH निकालेंगे और फिनॉल से निकालेंगे H, ऑर्थो पोजीशन से या पैरा पोजीशन से। तो यहाँ से H निकला, वो इस OH से अटैच हुआ, दोनों ने मिलकर वाटर बनाया, बचा क्या, देखिए SO3H, इट गेट्स लिंक टू ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक तो SO3H यानी सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऑर्थो पे अटैच होगा या पैरा पे अटैच होगा। तो यदि वो ऑर्थो पे अटैच होता है तो नाम देंगे ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, पैरा पोजीशन पे अटैच होगा तो पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सेम है लेकिन टेम्परेचर में चेंजेस किए हैं। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर लेस टेम्परेचर यूज़ किया है और यहाँ पे 373 यूज़ किया है। तो हायर टेम्परेचर को आपको पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड मिलेगा, लोअर टेम्परेचर को आपको ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए ये जो अपना पहला प्रोडक्ट है ना, इट इज़ अ काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और ये दूसरा है वो थर्मली कंट्रोल प्रोडक्ट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया ना आपने, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्रेफरेंशियली SO3H कहाँ पे अटैच हुआ, कार्बन नंबर 4 के ऊपर यानी पैरा पोजीशन पे अटैच हुआ। तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको कौन सा, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, 100% मिलेगा एट 373। लेस टेम्परेचर यूज करते हो तो मिलेगा फर्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज अ नेम रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है, क्या है रिएक्शन का नेम, रीमर टीमन रिएक्शन। ये देखिए न्यूली ऐड किया हुआ रिएक्शन है आपके सिलेबस में। When phenol is treated with chloroform in aqueous sodium hydroxide solution followed by hydrolysis with acid, salicylaldehyde is formed. This reaction is known as Riemer-Tiemann reaction. अब रीमर-टीमन में पहली बात याद रखनी है कि फिनॉल आपको यूज़ करना है। दूसरी बात याद रखनी है कौन से रिएजेंट्स यूज़ करने हैं, एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ देखिए आर पे लिखा है, और क्लोरोफॉर्म। फाइनली याद रखना है प्रोडक्ट फाइनली क्या मिलता है, सैलिसिलल्डिहाइड। देखिए एस्पिरिन बनाने में हमने सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया था, अब यहाँ क्या बन रहा है, सैलिसिलल्डिहाइड, तो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये पहले क्लोरोफॉर्म और NaOH के दरमियान रिएक्शन होगा और एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम है कार्बीन। वो सब अभी आपके सिलेबस में चीज़ ऐड नहीं है, तो आपको याद रखना है व्हेन वी ट्रीट फिनॉल विथ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वियस NaOH वी गेट इंटरमीडिएट। अब देखिए इस इंटरमीडिएट में क्या होगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे NaOH है, तो H और OH वाटर निकलेगा और आपका Na अटैच होगा O को, तो ONA डेवलप हुआ। और ये दूसरी भी चीज़ याद रखनी पड़ेगी
कि ये जो आपका अल्फा कार्बन है, इस नॉट अल्फा, आपका जो ऑर्थो कार्बन है वहाँ पे अटैच होता है CHCl2, CHCl2। अब एक Cl कहाँ गया भाई, उसने HCl बना दिया डायलूट। वो पॉसिबिलिटी है ना, देखिए यहाँ से अपने H निकाला है, OH के साथ वो कंबाइन हो सकता है। अब एक कार्बिन जनरेशन का रिएक्शन है जो यहाँ पे नहीं दिखाया है, तो आप ये टाइम बिंग इतना याद रखो, यहाँ पे CHCl2 अटैच होगा। अब व्हेन वी ट्रीट विद NaOH, ये जो CHCl2 है it gets converted into aldehydic group CHO, and when we add water to this particular salt, ON is converted into OH। तो देखिए थोड़ा बड़ा रिएक्शन है, 2-3 बार लिखना पड़ेगा तो आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था मैं पर्टिकुलर एग्जांपल्स डिस्कस करने वाला हूँ, वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कार्बिन किस तरह से जनरेट होता है और ये CHCl2 क्यों कन्वर्ट हुआ CHO में। देखिए NaOH यूज़ किया तो ये जो 2 Cl एटम्स है ना आपके, ये दोनों रिप्लेस होंगे OH के साथ, तो 2 OH ग्रुप आएंगे एक ही कार्बन के ऊपर। एक कार्बन 2 OH बेयर नहीं कर सकता है, तो उसमें से इमीडिएट वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और उसका कन्वर्शन होगा CHO में। ये जो आपका CHCl2 है ना, कुछ इस तरह से चीज़ होगी। देखिए ये आपका CH, इससे अटैच हुआ एक OH Cl रिप्लेस होने के कारण, और दूसरा OH। तो देखिए एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH आएंगे बल्कि ग्रुप से, इमीडिएट क्या होगा, 2 OH ग्रुप से, तो एक का OH और दूसरे का H, सपोज ये OH और यहाँ से H निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो बचा क्या CHO, तो यहाँ लिखा है देखिए CHO, और इसमें वाटर डालने के बाद क्या होगा, ONA का कन्वर्शन होगा OH। तो रिएक्शन डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बार बार आपको लिखनी पड़ेगी। अब ये जो यहाँ 1 स्टेप में लिखा है ना प्रोडक्ट, फिनॉल इज कन्वर्टेड इंटू इंटरमीडिएट, ये एक्चुअल 1 स्टेप रिएक्शन नहीं है, लेकिन आपको 12th में 1 स्टेप में ही याद रखना है इसी तरह से कि OH का ONA में कन्वर्शन होगा और ऑर्थो पोजिशन पे आएगा CHCl2। अब उन्होंने बोला है इफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म। यदि आप CHCl3 के जगह पे या इसके जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करते हो तो सैलिसिलिक की जगह आपको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। क्यों ऐसा होने वाला है, क्योंकि उसमें कार्बन की संख्या 3 है, यहाँ 2 थी, तो अल्डेहाइड ग्रुप डेवलप होगा। CCl4 में यहाँ पे 3 सेल आएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेवलप होने की पॉसिबिलिटी है। CHO के साथ एक OH भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज कोल्ब रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन, द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड at 398 Kelvin under pressure of 6 atmosphere following by acid hydrolysis, salicylic acid form। ठीक है भाई, कोल्ब रिएक्शन में हम डायरेक्ट फिनॉल नहीं यूज़ करेंगे, उसका सॉल्ट यूज़ करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, देखिए ऑर्थो पोजीशन पे ये CO हो जाएगा, अनस्टेबल रहेगा, तो इसमें Na अटैच हुआ COONA, और इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद इस सॉल्ट में से Na जाके वहाँ H आएगा, तो आपको मिला सैलिसिलिक एसिड। तो देखिए कोल्ब रिएक्शन और रीमर टीमन रिएक्शन दोनों नेम रिएक्शन से, यानी यही पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको याद रखना है जो एग्जाम में वो पूछ सकते हैं। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज कोल्ब रिएक्शन या व्हाट इज रीमर टीमन रिएक्शन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रीमर टीमन रिएक्शन। या पूछ सकते हैं हाउ इज फिनॉल कन्वर्टेड इनटू सैलिसिल अल्डिहाइड, और हाउ सोडियम फिनॉक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड। तो क्या पूछा है वो देखकर आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो देखिए आज यहाँ मैं रुकता हूँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए रिएक्शंस ईथर्स के स्टडी करेंगे और उसके बाद पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। दरम्यान आपको क्या करना है, ये टॉपिक पढ़ना है और एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करनी है जो टॉपिक के नीचे दिया हुआ है, ठीक है। चलो, थैंक यू।